मेरी वाइफ को सीवियर मायोसोफोबिया है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और उसे लगता है कि मेरे छुए हुए खाने में भी गंदगी है। लेकिन कल मैंने उसे अपने मेल असिस्टेंट का छोड़ा हुआ आधा कटोरी चावल खाते देखा। मैंने कोई तमाशा नहीं किया और न ही उसका पर्दाफाश किया। अगले दिन मैंने पूरी कंपनी के साथ उसे एक बड़ी पार्टी दी। जब हम जाने लगे तो मैंने सबके सामने सभी का बचा हुआ खाना उसकी कटोरी में डाल दिया और साफ कह दिया कि उसे एक एक दाना खाना होगा, नहीं तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। उसी दोपहर अचानक मेरी वाइफ का कॉल आया कि उसे ओवरटाइम काम करना है और वह डिनर के लिए घर नहीं आ सकती। तभी मेरे फ्रेंड का फोन आया और हमने बाहर हॉट पॉट खाने का प्लान बनाया। जैसे ही हम एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरे, मेरे फ्रेंड ने पास की तरफ इशारा किया। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास टेबल पर बैठी उस वुमन को देखो, क्या वह तुम्हारी वाइफ जैसी नहीं दिखती? मैंने ध्यान से देखा और हालांकि वह सिर्फ उसकी पीठ थी, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह गो तियानाई थी। उसके सामने लियू शिंग बैठा था, जो एक जूनियर असिस्टेंट था और उसे कंपनी में आए 1 महीने से भी कम समय हुआ था। लियू शिंग ने थोड़ा झिझकते हुए फ्राइड राइस की आधी खाई हुई कटोरी की तरफ चिंता से देखा। अगले ही पल गो तियानाई ने बस उस आधी कटोरी चावल को उठाया, अपना सिर झुकाया और सब कुछ खा लिया, एक दाना भी नहीं छोड़ा। मैं तुरंत दंग रह गया, वहां बिल्कुल अवाक खड़ा रहा। गो तियानाई को सीवियर मायोसोफोबिया है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमने हमेशा अलग अलग सर्विंग में खाना खाया है। एक बार मैं सर्विंग चॉपस्टिक्स का यूज करना भूल गया और उसकी प्लेट पर मछली का एक टुकड़ा रख दिया। उसने तुरंत वह सब कुछ फेंक दिया। चावल का कटोरा और मछली की प्लेट सब कुछ फेंक दिया गया था। यहाँ तक कि इंटरकोर्स के दौरान भी उसे प्रोटेक्शन की कई लेयर्स लेनी पड़ती थी। यही वजह है कि हमारी शादी के 3 सालों में भी कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन अब वह दूसरे आदमी का झूठा खाना खा रही थी। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, उसके सामने खाली कटोरी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह टेस्टी था? गो तियानाई की आंखों की कोमलता तुरंत पैनिक में बदल गई। हस्बैंड, लियू शिंग इसे पूरा खत्म नहीं कर पा रहा था। बहुत सारा खाना बचा था। मुझे फूड वेस्ट होने का डर था, इसीलिए मैंने इसे खा लिया। तुम ज्यादा मत सोचो। मैं शांति से मुस्कुराया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज ओवरटाइम कर रही हो? तुम इतनी जल्दी फ्री हो गई? प्रोजेक्ट में कुछ लास्ट मिनट चेंजेस थे, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि गो तियानाई अपनी बात पूरी कर पाती, लियू शिंग ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, मिस्टर शाओ, क्या आपने कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया है जिसमें लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं? मैंने अपने पास खड़े लियू शिंग को देखा और पूछा, क्या मैंने तुमसे पूछा? तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? लियू शिंग तुरंत उदास दिखने लगा। गो तियानाई ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। ठीक है हनी, मेरा छोटा भाई भूखा था, इसलिए मैं उसे खाना खिलाने बाहर ले आई। हम सब वर्क कलीग्स हैं, उसे डराओ मत। लियू शिंग ने धीरे से गो तियानाई की स्लीव खींची। मिस्टर गो, मेरा पेट भर गया है, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल है। गो तियानाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे हस्बैंड नाराज नहीं है ना? क्यों ना मैं पहले लियू शिंग को घर छोड़ दूं? मैंने कोई एतराज नहीं किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जाओ। गो तियानाई तुरंत उसे घर छोड़ने चली गई। लियू शिंग बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मैंने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपने भाइयों के साथ खाना खाता रहा। अगले दिन वर्किंग आवर्स खत्म होने के करीब मैं सीईओ के ऑफिस में गया। कोई भी बिजी मत रहो, मैं आज आप सभी को एक बड़ी ट्रीट दे रहा हूं। किसी ने भी अपने खाने को तब तक नहीं छुआ जब तक कि गो तियानाई ने नहीं कहा, एवरीवन चलो चलते हैं। तभी सबने अपना काम छोड़ा और मेरे साथ होटल चले गए। डिनर बहुत बढ़िया रहा। अलविदा कहने के बाद मैंने सबसे पूछा कि क्या उनका खाना खत्म हो गया है। सबने कहा हाँ। मैंने फिर वेटर से एक बड़ा कटोरा लाने को कहा और उसे गो तियानाई के सामने रख दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और सबके बर्तनों का सारा बचा हुआ खाना गो तियानाई के सामने वाले बड़े कटोरे में डाल दिया। गो तियानाई ने मुझे कंफ्यूजन से देखा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, खाओ। क्या तुम्हें फूड वेस्ट होने का डर नहीं था? तो फिर सीईओ ऑफिस के अपने कलीग्स का ये झूठा खाना खाओ। प्राइवेट रूम का एटमॉस्फेयर तुरंत ठंडा हो गया। गो तियानाई का चेहरा काला पड़ गया। हस्बैंड, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। खैर, जब तक तुम इस कटोरे को खत्म नहीं कर लेती तुम यहां से नहीं जा सकती। तभी वहां मौजूद स्टाफ में से कोई बोला, मिस्टर शाओ, आप 3 साल से एक फुल टाइम हस्बैंड रहे हैं। चीजें खरीदते समय कभी प्राइस नहीं देखते, पूरी तरह से प्रेसिडेंट गुओ पर डिपेंड है। अब आप एक छोटी सी बात के लिए ऐसा कर रहे हैं। मिस्टर गुओ को सबके सामने नीचा दिखाना आपकी बहुत बड़ी नासमझी है। वाइफ, खाओ। तुम बचे हुए खाने को लेकर इतनी केयरफुल क्यों हो? तुम दूसरे एम्प्लॉयज का झूठा खाना खाती हो लेकिन अब शिकायत कर रही हो। क्या तुम फेवरेटिज्म दिखा रही हो? गो तियानाई ने मेरी तरफ देखा, फिर अपने सामने बचे हुए खाने के बड़े कटोरे को देखा। एक पल के लिए झिझकी और आखिरकार अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और उसे अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। लियू शिंग चिल्लाया, मिस्टर गु, खाना बंद करो, आप इस तरह अपना पेट खराब कर लेंगे। आप उसकी बात इतनी आसानी से क्यों मान रहे हैं? वह एक ऐसा आदमी है जो एक पैसा भी नहीं कमाता, सिर्फ आपके भरोसे रहता है। खाना बंद करो। वह आपकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं। मैंने लियू शिंग से कहा, तुम्हें दूसरों की वाइफ की इतनी चिंता है ना? तो तुम ही इसके बदले खा लो।
मेरा पेट छोटा है, मैं इतना नहीं खा सकता। तुम जानबूझकर मेरे लिए चीजें मुश्किल कर रहे हो तो चुप रहो। किसी दूसरे कलीग ने गोंतयानी को चॉपस्टिक्स का एक और पेड़ देते हुए कहा। गोंतयानी ने चॉपस्टिक्स ली और खाना अपने मुंह में डालती रही, लेकिन वह उसे निगल नहीं पा रही थी। वह कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सकी और झुककर उल्टी करने लगी। साइड में खड़े लियू शिंग के आंसू निकल आए। उसने गोंतयानी की पीठ थपथपाई और मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा, आप प्रेसिडेंट गुओ के हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं हैं। आपने न केवल प्रेसिडेंट गुओ की कोई हेल्प नहीं की, बल्कि आप अनरीजनेबल रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी की है। अगर मैं लायक नहीं हूं तो क्या तुम हो? अब तुम उनकी जगह लेना चाहते हो। प्रेसिडेंट गुओ के साथ मेरा रिलेशन प्योरली प्रोफेशनल है। बकवास मत करो। तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? लियू शिंग ने कहा। मिस्टर शाओ, क्यों ना आप खुद रिजाइन कर दें? मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं। गोंतयानी, जिसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, अचानक बोल उठी, यू आर फायर्ड। लियू शिंग दंग रह गया, फिर कांपती आवाज में चिल्लाया, प्रेसिडेंट गुओ। गोंतयानी, जिसने पहले कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाई थी, अचानक टेबल पर अपना हाथ मारकर खड़ी हो गई। शाओ युक्सुआन, तुम्हें मेरे एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने का कोई राइट नहीं है। वह सीधे लियू शिंग के पास गई और अपना हाथ उठाया। जिसने यह सब तमाशा किया है वह शेमलेस है। कंपनी में मेरा कोई पद नहीं है, इसलिए मेरे पास राइट नहीं है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के रूप में मुझे दखल देने का राइट है। गोंतयानी ने तुरंत रोते हुए लियू शिंग को अपनी बाहों में ले लिया। शाओ युक्सुआन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। शायद उसे पहले थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था जब मुझे पता चला कि उसने लियू शिंग का झूठा खाना खाया था, लेकिन अब वह गिल्ट गायब हो चुका था। गोंतयानी ने गुस्से में कहा, यह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है कि तुम इतने अनियंत्रित हो गए हो। पनिशमेंट के तौर पर मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दूंगी। लियू शिंग ने बीच में कहा, यह अच्छा नहीं है ना? मिस्टर गुओ, मिस्टर शाओ को आज हमें ट्रीट देनी थी। अगर आप उनके सारे कार्ड कैंसिल कर देंगी तो वह पेमेंट कैसे करेंगे? इस मील की कॉस्ट कम से कम हजारों में होगी, जो केस फाइल करने के लिए काफी है। अगर मिस्टर शाओ पे नहीं कर पाए तो शायद उन्हें पुलिस ले जाएगी। गोंतयानी ने एक गहरी सांस ली। शाओ युक्सुआन, लियू शिंग से अपोलॉजी मांगो। मैं आज की बात को यहीं रफा दफा कर दूंगी। तुम पागल हो या मैं पागल हूं? तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? लियू शिंग ने नाटक करते हुए कहा। मिस्टर गुओ, मेरी वजह से मिस्टर शाओ से झगड़ा मत कीजिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट हूं। अगर मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी हो तो कोई बात नहीं। मिस्टर शाओ, ये सब मेरी गलती है। मिस्टर गुओ से नाराज मत होइए, मैं आपसे अपोलॉजी मांगता हूं। लियू शिंग ने मेरी कलाई पकड़ने का नाटक किया, लेकिन असल में उसने मुझे जोर से पिंच किया। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे दूर धकेल दिया। असल में मैंने ज्यादा फोर्स यूज नहीं किया था, लेकिन लियू शिंग नाटक करते हुए दूर जा गिरा। वह टेबल पर जा गिरा, जिससे सारे प्लेट्स और बॉल्स जमीन पर गिरकर टूट गए। गोंतयानी चिल्लाई, शाओ युक्सुआन, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। तभी उसके एक जोरदार थप्पड़ से मेरा चेहरा एक तरफ घूम गया। मैंने अपने होंठों को चाटा और खून का एक अजीब सा टेस्ट महसूस हुआ। अचानक मुझे एक अजीब सा रिलीफ मिला। क्या तुम अंधी हो? उसने मुझे जोर से पिंच किया था। मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। उसने गिरने का नाटक किया। गोंतयानी ने लियू शिंग को जमीन से उठाया और उस सिल्क स्कार्फ का यूज किया जो मैंने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, ताकि लियू शिंग के खून बहते हाथ को लपेटा जा सके। उस स्कार्फ पर मेरा नाम लिखा था, जिसे मैंने खुद एम्ब्रॉयडरी किया था। अब वे वर्ड्स लियू शिंग के खून से लाल हो चुके थे। चलो चलें। गोंतयानी ने लियू शिंग के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा और बिना पीछे मुड़े चली गई। बाकी लोगों ने भी बहाने बनाए और बिजली की स्पीड से वहां से निकल गए। उस बड़े से प्राइवेट रूम में सिर्फ मैं अकेला रह गया था। वेटर ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आप बिल पे करना चाहेंगे? मैंने अपने बैग से अपना कार्ड निकाला। जब मैंने पे करने की कोशिश की, उसने कार्ड स्वाइप किया, लेकिन उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस शो हुआ। सॉरी सर, यह कार्ड काम नहीं करेगा। मैंने उसे दूसरा कार्ड दिया, लेकिन फिर भी इनसफिशिएंट बैलेंस था। टोटल 7 कार्ड्स थे और उनमें से एक ने भी काम नहीं किया। गोंतयानी ने सच में मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। वेटर बस मुझे घूरता रहा। सर, क्या आपके पास कोई दूसरा पेमेंट मेथड नहीं है? मैंने अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। न तो वह मेरे कॉल्स उठा रहा था और न ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा था। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं बिल जरूर पे कर दूंगा। वेटर ने इम्पेशेंट होते हुए कहा और तुरंत अपने वॉकी टॉकी का यूज करके मैनेजर वू को बुलाने लगा। यहाँ कोई बिना बिल पे किए भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद होटल मैनेजर पुलिस के साथ वहां आ गया। सर, प्लीज हमारे साथ चलिए। मैंने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब बस बहानेबाजी है। मुझे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आखिरकार मेरे भाई का कॉल आया। 20 मिनट बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और मेरे लिए बिल पे किया। मैं आखिरकार वहां से निकल पाया, प्रेस्टिजियस फेयू ग्रुप का इकलौता वारिस। बिल पे न कर पाने की वजह से पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अगर यह बात बाहर निकल जाती तो क्या लोग हंस हंस कर पागल नहीं हो जाते?
मुझे एक स्ट्रांग वुमन का हस्बैंड बनकर रहना पसंद था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि गुओ तियानई को पावर में लाने में हेल्प करने के बाद वह जिस पहले पर्सन को टारगेट करेगी वह मैं ही होऊंगा, उसका अपना हस्बैंड। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दरवाजे पर एक मेंस लेदर शूज की जोड़ी थी। वह गुओ तियानई ने आवाज सुनी और बेडरूम से बाहर आई। जैसे ही हमारी आई कांटेक्ट हुई, मैंने कुछ नहीं कहा और बेडरूम में भाग गया। मैंने लियू शिंग को शर्टलेस देखा। उसने गुओ तियानई का पाजामा पहना हुआ था जो छोटा और टाइट था। वह अपने बाल सुखा रहा था। क्लियरली उसने अभी अभी शॉवर लिया था। मेरे हस्बैंड का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला था और मैं पलटकर अपने असिस्टेंट को घर ले आई। गुओ तियानई, तुम सच में कमाल हो। गलत मत समझो, लियू शिंग के कपड़े गंदे थे। ऐसा हुआ कि होटल घर के पास था, इसलिए मैं उसे शॉवर लेने और कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर ले आई। गुओ तियानई का मैटर ऑफ एफ एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे मैं अनरीजनेबल हो रहा था। क्या तुम्हें जर्मोफोबिया नहीं है? हमारे कपड़े अलग से धोए जाने चाहिए, लेकिन अब वह इन्हें पहन रहा है। तो क्या तुम्हारा जर्मोफोबिया सिर्फ मुझे टारगेट करता है? लियू शिंग ने फिर भी इनोसेंट बनने का नाटक किया। गलत मत समझिए, प्रेसिडेंट गुओ ने कहा कि वह मुझे यह पैंट दे देंगी। वह इसे दोबारा नहीं पहनेंगी। क्या मैंने तुमसे पूछा? हम हस्बैंड और वाइफ बात कर रहे हैं, तुम हमेशा बीच में क्यों टोकते हो? लियू शिंग उदास और नाराज दिखने लगा। मैं बस डर रहा था कि आप गलत न समझ लें। प्रेसिडेंट शाओ, आप बहुत काइंड हैं। शाओ युक्सुआन, बहुत हुआ। तुमने होटल में खुद को बहुत हाई एंड माइटी दिखाया और अब तुम घर आ गए हो। क्या मैं यही चाहती थी? ठीक है प्रेसिडेंट गुओ, किसने कहा कि वह आपके हस्बैंड है? मुझ जैसे असिस्टेंट के लिए थोड़ी सी तकलीफ सहना ठीक है। वह मेरे हस्बैंड हैं तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके साथ ऐसा रफ बिहेव करें। उन दोनों को मेरे सामने फ्लर्ट करते देख मैंने कोल्डली कहा, चलो डिवोर्स लेते हैं। गुओ तियानई मेरे अचानक दिए इस स्टेटमेंट से दंग रह गई। तुमने क्या कहा? क्या तुम बाहरी हो? मैंने कहा डिवोर्स। तुम इतनी छोटी सी बात पर डिवोर्स चाहती हो? तुम्हें लगता है कि यह एक छोटी सी बात है? लियू शिंग और मैंने कुछ नहीं किया है। वह बस एक बच्चा है जिसने अब भी काम शुरू किया है। मैं बस उसकी थोड़ी परवाह कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? मुझे अपनी वुमन का दूसरे मर्दों की परवाह करना पसंद नहीं है। मुझे यह डिस्गस्टिंग लगता है। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम खाली हाथ जाओगे। मेरा पैसा, मेरा घर, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम भूखे मरोगे। उसने गुस्से में लॉयर को कॉल किया ताकि डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जा सके। कुछ ही समय बाद लॉयर डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर आया। बिना सोचे समझे मैंने उस पर साइन कर दिया। गुओ तियानई ने जब देखा कि मैंने साइन कर दिए हैं तो उसने भी बिना किसी हेसिटेशन के साइन कर दिए। लियू शिंग हंसना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। मिस्टर शाओ, अगर आप मिस्टर गुओ से डिवोर्स लेते हैं तो आप शायद खाने का खर्च भी नहीं उठा पाएंगे। बाहर निकलिए। तुम्हें मुझे बाहर निकलने को कहने का क्या राइट है? मिस्टर गुओ ने मुझे बाहर निकलने के लिए नहीं कहा। गुओ तियानई और मेरा अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट भी नहीं आया है। मैं अभी भी इस घर का मेल ओनर हूं। बाहर निकलो। क्या तुमने सुना? यह घर मेरा है। बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, उसने चिल्लाकर कहा। उसने फिर सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि वे मेरा सारा सामान पैक करें और बाहर फेंक दें। जल्द ही मेरा सारा सामान विला के एंट्रेंस पर एक छोटे पहाड़ की तरह इकट्ठा हो गया। बिना परेशान हुए मैंने अपना फोन खोला और एक ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, अंकल्स, मेरा डिवोर्स हो गया है। गुओ तियानई ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया है। ग्रुप चैट मैसेजेस से ब्लास्ट हो गया। इस गुओ तियानई की इतनी हिम्मत कि वह हमारे प्रेशियस नेफ्यू के साथ ऐसा बिहेव करे। उसने बहुत अच्छी लाइफ जी ली है और अपनी औकात भूल गई है। हमने उसे आगे बढ़ने में हेल्प की थी और अब हम उसे उसी तरह नीचे गिराएंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि वह शाओ युक्सुआन के साथ ऐसा करे। वह अपनी मौत को दावत दे रही है। बहस बंद करो और यहां से निकलो। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? आखिरकार तुम इस बड़े लग्जरी विला को दोबारा देख भी नहीं पाओगे। यहाँ रहने की बात तो दूर है। जैसे ही वह खुश हो रहा था, प्रोसिक्यूटर की कार वहां आ पहुंची। विला के एंट्रेंस पर प्रोसिक्यूटर की कार को पार्क होते देख गुओ तियानई और लियू शिंग दंग रह गए। अब हम लीगली इस विला को सील कर रहे हैं। इसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया जा सका। इसके बाद उन्होंने गेट को सील कर दिया। गुओ तियानई ने ऑफिसर्स का रास्ता रोका। तुम्हें मेरा घर सील करने का क्या राइट है? तुम्हें यह राइट किसने दिया? इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, यह हमारा वर्क आईडी और सीजर ऑर्डर है। किसी ने आपके खिलाफ अपनी पोजीशन का अब्यूज करके पब्लिक प्रॉपर्टी की हेराफेरी करने की रिपोर्ट की है। हम लीगली आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं। न केवल यह विला बल्कि आपके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने रिपोर्ट की? क्या आपके पास एविडेंस है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। यह एविडेंस आपको लंबे समय तक जेल में डालने के लिए काफी है। सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने जॉइंटली आपकी रिपोर्ट की है। यह इम्पॉसिबल है। तभी उसका फोन बजा। कॉल आंसर करने के बाद दूसरी तरफ से एक आवाज आई, प्रेसिडेंट गुओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी शेयर होल्डर्स ने जॉइंटली आपको बर्खास्त कर दिया है। आपको सस्पेंड कर दिया गया है। तुमने क्या कहा? वे मुझे किस ग्राउंड पर बर्खास्त कर रहे हैं? फोन कट गया। गुओ तियानई गुस्से में इधर उधर चक्कर काटने लगी।
प्रेसिडेंट गु, एग्जैक्टली क्या हुआ है? आपका घर अचानक सीज क्यों हो गया? क्या पर्दे के पीछे से कोई चीजें कंट्रोल कर रहा है? ये बूढ़े लोग आमतौर पर काफी आज्ञाकारी होते हैं। वे अचानक मेरे खिलाफ क्यों हो गए? वे कब से इतने यूनाइटेड हो गए? जरूर कोई गड़बड़ है। ड्राइवर जो मुझे पिक करने आने वाला था उसी मोमेंट वहां पहुंचा। यंग मास्टर, सॉरी मुझे देर हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बस यहीं खड़ा होकर यह शो देखूंगा। मैंने अपने पास रखे सामान की तरफ इशारा किया। मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, बस इन कुछ चीजों को कार में लोड कर दो। गूं त्यानई दंग रह गई। तुम्हारे पास ड्राइवर भी है, वह तुम्हें यंग मास्टर क्यों बुला रहा है? हमारी शादी से पहले मैं सच में एक यंग मास्टर था। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मेरे फादर ने कंपनी तुम्हें सौंप दी, तुम सच में फेयू की ओनर बन गई? आखिरकार फेयू अभी भी शाओ फैमिली का ही है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो, तुम मुझे, जो कंपनी के 50% शेयर्स रखने वाला चेयरमैन हूँ, गेम से बाहर निकाल सकती हो? गो त्यानई ने मुझे सरप्राइज से देखा। फेयू के आधे शेयर्स तुम्हारे पास क्यों हैं? वरना मेरे फादर इतने बेवकूफ नहीं थे कि कंपनी के शेयर्स किसी पागल को सौंप देते। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि मेरे 3 साल तक ऑफिस में रहने के बाद उनके शेयर्स ऑटोमेटिकली मुझे ट्रांसफर हो जाएंगे। पिछले महीने मुझे 3 साल पूरे हो गए और वह कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही इफेक्ट में आ जाना चाहिए था। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम कंफ्यूज हो? तुम्हारे फादर का शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए मेरे सिग्नेचर की जरूरत थी। मैंने अभी तक उस पर साइन भी नहीं किया है। वह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर हमारा डिवोर्स होता है तो यह वसीयत ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी और शेयर्स सीधे मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो तुम दोनों फादर और सन ने मेरे खिलाफ साजिश रचने की प्लानिंग की, मुझे इन सभी सालों में अपने लिए एक गुलाम की तरह काम कराया और एंड में तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम्हें कुछ तो मिला है ना? मैंने लियू शिंग की तरफ देखा। क्या तुमने इस ब्यूटी का दिल नहीं जीता? मेरी बातों ने घो त्यानई को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया, लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कम से कम तुमने 3 अच्छे साल तो बिताए, है ना? आउटसाइडर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के लिए तुम पर डिपेंड हूं, लेकिन असल में तुम शाओ फैमिली पर डिपेंड हो। तुम एक आउटसाइडर हो। तुम्हें अपनी किस्मत से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। किसने सोचा था कि कंपनी में 3 साल डायरेक्टर रहने के बाद तुम एक पूर्वज की तरह बिहेव करने लगोगी? याद रखो, तुम सिर्फ शाओ फैमिली की एक एम्प्लॉय हो। मेरे बिना, यानी शाओ युक्सुआन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे बिना तुम शायद किसी कंपनी में सेल्स का काम कर रही होती। मैंने शुरुआत में तुम्हें तुम्हारी वर्क एबिलिटी की वजह से चुना था। मुझे लगा था कि तुम ग्रुप को मैनेज करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। इसके अलावा तुम दिखने में भी बुरी नहीं हो, कम से कम उन पीआर लोगों से तो ज्यादा साफ सुथरी हो। अगर तुम एक अच्छी वाइफ बनकर रहती तो शायद मैं तुम्हें वह सब दे देता जो तुम चाहती थी, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत निराश किया है। घुओ त्यानई मेरी बातें सुनकर और भी ज्यादा परेशान दिखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें अपना यह नाटक जारी रखना चाहिए था। शायद अगर तुम कुछ महीने और यह नाटक कर लेती तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता। तब तुम्हें कंपनी के शेयर्स मिल जाते। फिर तुम्हें नीचे गिराने में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तुम्हारी गलती बस यह थी कि तुम्हारे पास पेशेंस नहीं था। तुम इतनी जल्दी अपना नाटक जारी नहीं रख पाई। घुओ त्यानई बिल्कुल अवाक रह गई। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे मिलकर बर्खास्त कर रहे हैं? क्या यह सब? उन्होंने मेरे फादर के लिए अपनी आधी लाइफ कड़ी मेहनत की है और वे उनके सबसे करीबी दोस्त हैं। नेचुरली वे मुझे अपने खुद के नेफ्यू की तरह ट्रीट करेंगे। वे तुम्हारे साथ कूनएपरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तैयार हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी परफॉर्मेंस की वजह से तुम्हारे सामने झुक रहे हैं? ये इसलिए है क्योंकि तुमने शाओ फैमिली में शादी की है, वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन दिग्गजों को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकती थी जो दशकों से शंघाई में हैं? तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। इस मोमेंट पर घुओ त्यानई अपना सिर खुजला रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लियू शिंग को अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। प्रेसिडेंट गुओ का उस बात से क्या मतलब था? उनके कहने का क्या मतलब था कि फेयू ग्रुप का सरनेम शाओ है? उसके पास फेयू में इतने सारे शेयर्स क्यों थे? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, लियू शिंग, क्या तुमने कंपनी ज्वाइन करते समय ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में नहीं जाना? ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। अगर तुमने ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता होता कि फेयू के फाउंडर का सरनेम शाओ है, जो मेरे फादर शाओ हान है। लियू शिंग हैरान रह गया और काफी देर तक उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका एक्सप्रेशन देखकर मैं केवल उसका मजाक उड़ाते हुए कह सका, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने का कोई राइट नहीं है? वैसे ऐसा लगता है कि तुम घुओ त्यानई ने भी कहा था कि मुझे तुम्हारे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने का कोई राइट नहीं है। कल मैं ऑफिशियली फेयू का टेक ओवर करूंगा और फेयू का नया चेयरमैन बनूंगा।
मैं ग्रुप के सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सामने तुम्हारी बर्खास्तगी का अनाउंसमेंट करूंगा। इसी के साथ मैं पूरी इंडस्ट्री में एक ब्लैकलिस्ट जारी करूंगा। फेयू के साथ कोऑपरेट करने वाली किसी भी कंपनी को तुम्हें दोबारा काम पर रखने से रोक दिया जाएगा। ये तुम्हारी इस हिमाकत का कॉन्सिक्वेंस है। लियू शिंग ने तुरंत गुओ तियानई को पकड़ लिया। प्रेसिडेंट गुओ, शाओ युक्सुआन जरूर मुझसे झूठ बोल रहा है ना? नहीं, उसके पास इतनी पावर नहीं है, भले ही पूरी इंडस्ट्री मुझे ब्लैकलिस्ट कर दे। आप तो गेम से बाहर नहीं होंगी, है ना? इस समय गुओ तियानई का चेहरा लाल से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। हस्बैंड, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। रुक जाओ, हमने पहले ही डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं, इसलिए अब मुझे हस्बैंड मत बुलाओ। इस समय गुओ तियानई रोने लगी थी। भले ही हमने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, लेकिन अभी तक हमें डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हम अभी भी हस्बैंड और वाइफ हैं, और मैं तो बस तुम्हें डराना चाहती थी। मैं सच में तुमसे डिवोर्स नहीं चाहती थी। तो तुमने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। तुम बस मुझे डराना चाहती थी। मैं उस समय गुस्से में थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं अब भी किसी से कहकर तुम्हारे कार्ड्स रिस्टोर करवा देती हूँ। मुझे अब उन बेकार कार्ड्स की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे सारे एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं और वे कार्ड्स अब पूरी तरह से यूजलेस हैं। ऐसा कहकर मैंने अपने बैग से वे सारे कार्ड्स निकाले और एक एक करके गुओ तियानई के ऊपर फेंक दिए। ये लो अपने कार्ड्स। फिर मैं पलटा और मुझे पिक करने आई कार में बैठ गया। जैसे ही मैं दरवाजा बंद कर रहा था, गुओ तियानई अचानक भाग कर आई। हस्बैंड, बाहर आओ, मत जाओ, चलो बैठकर बात करते हैं। लेकिन मेरी कार का डोर पहले से ही लॉक था और वह उसे नहीं खोल सकी। फिर कार आगे बढ़ गई और गुओ तियानई वहां बेबस खड़ी रह गई। ड्राइवर मुझे वापस पुराने घर ले गया। ये मेरे फादर द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी थी, जो गुओ तियानई के विला से बहुत बेहतर लोकेशन पर थी, काफी बड़ी थी और इसे एक मध्यकालीन किले की तरह डेकोरेट किया गया था। वहां 30 से ज्यादा सर्वेंट्स थे, जिनमें गार्डनर्स, क्लीनर्स, कुक, बटलर और बॉडीगार्ड्स शामिल थे। ये बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ था। मुझे दूसरी जगह सोने की थोड़ी आदत नहीं थी। बेड पर लेटे हुए मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आने लगी। गुओ तियानई उस समय सोसाइटी में बिल्कुल नहीं थी। अपने काम के प्रति डेडिकेशन की वजह से वह मैनेजर की कार को रोकने की हद तक चली गई थी। नीचे गिरने के बाद भी वह तुरंत उठ खड़ी होती और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती। मैं उसके इसी जज्बे से अट्रैक्ट हुआ था और मुझे लगा कि वह एक बड़े ग्रुप को मैनेज करने में मेरी हेल्प कर सकती है, ताकि मैं अपनी पसंद के काम कर सकूं, ट्रैवल कर सकूं और एक बेफिक्र लाइफ जी सकूं। लेकिन जैसा कि साबित हुआ, मैं उसके बारे में गलत नहीं था और वह सच में मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी। उसने मेरे लिए फेयू को बहुत अच्छे से मैनेज किया। हालांकि वह कभी कभी पर्सनल गेन के लिए अपनी पोजीशन का अब्यूज करती थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी उसके लिए एकमात्र रिक्वायरमेंट यही थी कि वह एक अच्छी ग्रुप प्रेसिडेंट और एक लॉयल वाइफ बनकर रहे। ऑब्वियसली वह ऐसा नहीं कर सकी। जब वह ऐसा नहीं कर सकी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो यह कर सके। अगली सुबह मैंने एक स्मार्ट बिजनेस सूट पहना, टाइम पर निकला और ग्रुप हेडक्वार्टर की कार में बैठ गया। जब मैं हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो सभी डायरेक्टर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पहले से ही अपनी सीट्स पर बैठे थे। जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा, जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी। हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट और स्माइल थी। मेरे अंकल्स ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि वे मेरी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं ग्रुप हेडक्वार्टर पहुंचा और ठीक 2 मिनट के अंदर गुओ तियानई भी आ गई। उसके पीछे लियू शिंग भी था। मैं कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर खड़ा हुआ और अब बोर्ड के अपॉइंटमेंट का ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता हूँ। आज से मैं ऑफिशियली फेयू ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाल रहा हूँ। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुओ तियानई को एम्बेलजमेंट के आरोप में ऑफिशियली बर्खास्त कर दिया गया है। प्रेसिडेंट के असिस्टेंट लियू शिंग को फेक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स देने और ग्रुप की हायरिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा न करने के कारण ऑफिशियली बर्खास्त कर दिया गया है। लियू शिंग दंग रह गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसके फेक क्रेडेंशियल्स का पता लगा लूंगा। वह शुरू में एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन फेक क्रेडेंशियल्स शब्द सुनते ही वह पूरी तरह से चुप हो गया। गुओ तियानई भी हैरान रह गई और उसने पूछा, तुम्हारी डिग्रियां फेक हैं? लियू शिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मिस्टर गुओ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं सच में एक टॉप यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज उसे बाहर जाकर दो। ये फेयू की एक हाई लेवल मीटिंग है। चूंकि तुम्हें पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है, इसलिए प्लीज तुरंत यहाँ से बाहर जाओ। वैसे गुओ तियानई, प्लीज अपना सामान पैक करो और तुरंत प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर शिफ्ट हो जाओ। मुझे तुरंत वहां शिफ्ट होना है। अगर मीटिंग खत्म होने तक तुमने अपना सामान खाली नहीं किया तो मैं किसी से कहकर उसे बाहर फेंकवा दूंगा। इसी के साथ मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, जिसने उन दोनों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। जब मैंने मीटिंग खत्म की और प्रेसिडेंट के ऑफिस वापस आया तो मैंने देखा कि गुओ तियानई और लियू शिंग वहां से नहीं गए थे। न केवल वे वहां से नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने अपना सामान भी पैक नहीं किया था। यह देखकर मैं हंस पड़ा और तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ और किसी को बुलाकर इन दोनों का सामान बाहर करो।
मेरी नई असिस्टेंट एक ब्यूटीफुल वुमन है जिसने टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अंकल्स ने स्पेशली उसे मेरे लिए रिक्रूट किया है। फिर मैं लियू शिंग के डेस्क की तरफ बढ़ा। तुम्हारी डेस्क एक दूसरे के इतनी पास हैं, तुम दोनों अपनी डेस्क एक साथ क्यों नहीं मिला लेते? जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि तुम कोई जीनियस हो। तभी लियू शिंग ने मेरे हाथ से फोटो फ्रेम छीन लिया। मेरी चीजों को मत छुओ। भले ही मैं अभी मिस्टर गुओ का हस्बैंड नहीं हूं, लेकिन फ्यूचर में जरूर बनूंगा। साइड में खड़ी गु तियानई ने लियू शिंग को पीछे धकेला। हस्बैंड, उसकी बकवास मत सुनो। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी और मैं उससे तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मैंने पहले सिर्फ गुस्से में तुमसे डिवोर्स के लिए हाँ कहा था। मैं सच में तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती थी। मुझे पता है कि इस बार मैं बहुत आगे बढ़ गई थी। अब जब मैंने लियू शिंग को निकाल दिया है तो तुम कंपनी और घर दोनों को संभालो। मैंने कहा, हमारा डिवोर्स होगा या नहीं ये अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसके अलावा मैंने लियू शिंग को निकाल दिया है और तुम्हें भी निकाल दिया है, इसलिए तुम्हें उसके फ्यूचर का फैसला करने का कोई राइट नहीं है। इस मोमेंट पर मेरी असिस्टेंट कुछ लोगों के साथ आई और गु तियानई और लियू शिंग का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने गु तियानई का मजाक उड़ाना जारी रखा। क्या तुम हमेशा खुद को बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं समझती थी? तुम्हें लगता है कि तुम आज जहां भी हो अपनी दम पर पहुंची हो, तो अब बाहर जाओ और ट्राई करो। देखो कि क्या तुम अपनी एबिलिटी के दम पर आज इस पोजीशन तक पहुंच सकती हो। खुद को साबित करने का यह सबसे बेस्ट चांस है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? जल्द ही उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। गु तियानई रोने की कगार पर थी। हस्बैंड, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। तुम इतने हर्टलेस नहीं हो सकते सिर्फ इसलिए कि मैंने नए असिस्टेंट की थोड़ी परवाह की। तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो और मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहते हो। तुम बहुत क्रूर हो। मैंने कहा, हाँ, सिर्फ इसीलिए कि तुमने नए असिस्टेंट की एक्स्ट्रा केयर की। मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ और तुम्हें कंपनी से बाहर निकालना चाहता हूँ। गु तियानई, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरी यानी श्याओ युक्सुआन की वजह से है। तुमने फेयू में खुद को एस्टेब्लिश किया और इस हाई पोजीशन पर पहुंची क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारी सभी अजीब आदतों को बर्दाश्त करता था। तुम सर्विंग चॉपस्टिक्स से अलग खाना खाने की जिद करती थी। हमारे कपड़े अलग धोए जाने थे और बेडरूम में भी तुम मुझसे खुद को पूरी तरह से कवर रखने को कहती थी। तुमने कहा कि तुम्हें ओसीडी है। ठीक है, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन ओसीडी वाला कोई इंसान एक जूनियर असिस्टेंट का खाया हुआ आधा कटोरी चावल कैसे खा सकता है? और तुम उसे घर ले आई, उसे नहाने के लिए हमारा बाथरूम यूज करने दिया और यहाँ तक कि उसे अपना सफेद पाजामा भी पहनने दिया। कलीग्स के सामने पूरा सच बाहर आ गया। कलीग्स, जो शुरू में गु तियानई और लियू शिंग को सिंपैथी के साथ देख रहे थे, ने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस बदल लिए। उन दोनों की तरफ उनका लुक अब नफरत से भरा था और सच जानने के बाद उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। गु तियानई, शायद तुम शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। तुमने मुझसे सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शादी की थी और मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए काम पर क्लॉक इन करने जैसा था। तुम्हारे जर्मोफोबिया को एक तरफ रख दें तो मैं मानता हूं कि तुम पिछले 3 सालों में एक अच्छी वाइफ रही हो। मैंने भी इसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ दिया है। न तो मेरा तुम पर कोई कर्ज है और न ही तुम्हारा मुझ पर। अब हमारा हिसाब बराबर है। इस पॉइंट पर गु तियानई का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपने क्लीग्स के देखने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपना सिर झुका लिया। लियू शिंग अभी भी ढीठ बना रहा। श्याओ युक्सुआन, अगर प्रेसिडेंट गु आपसे लव नहीं करती है तो आपको खुद के अंदर रीजन ढूंढना चाहिए। किसने कहा था कि आप इतने डोमिनेटिंग और इनसेंसिटिव बने? मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं प्रेसिडेंट गु की केयर करता हूं, इसलिए प्रेसिडेंट गु मेरे साथ अच्छी रहने के लिए तैयार हैं। मैं उसकी इन बचकानी बातों पर हंस पड़ा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी पोजीशन फंडामेंटली पूरी तरह अलग है। तुम करियर में ऊपर बढ़ना चाहते हो, इसलिए तुम्हें गु तियानई को खुश रखना ही होगा, जबकि मैं पहले से ही एक हाई पोजीशन पर हूं और मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। यही हमारे बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। लियू शिंग चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो। यह साफ है कि तुम प्रेसिडेंट गु से लव नहीं करते। सिर्फ उनके लिए मेरा लव ही रियल है। चूंकि तुम उनसे सच में लव करते हो तो एम्बेलजमेंट के आरोप में दोषी पाए जाने, उनके सभी एसेट्स कॉन्फिस्केट होने और उन्हें जेल भेजे जाने के बाद भी मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह उनके साथ खड़े रहोगे। लियू शिंग थोड़ा परेशान होने लगा। क्या प्रेसिडेंट गु के सारे एसेट्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे और उन्हें जेल होगी? ये इम्पॉसिबल है। मुझे डराना बंद करो। मैंने कहा, ठीक है, चलो वेट एंड वॉच करते हैं। गु तियानई पहले से ही बड़ी मुसीबत में है। उसने जितने भी गलत काम किए हैं उनके बारे में सिर्फ वही बेहतर जानती है। अगले ही सेकंड गु तियानई अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हस्बैंड प्लीज, हमारी 3 साल की शादी का वास्ता, मेरे 3 साल तक ग्रुप को केयरफुली मैनेज करने का वास्ता, प्लीज मुझे कोई रास्ता दे दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर मैं जेल गई तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। तुम्ही मिन्नतें अब पूरी तरह से बेकार हैं। कानून तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। अगर तुम एम्बेलस्ड एसेट्स का सारा पैसा वापस कर सकती हो तो शायद तुम इस मुसीबत से बच निकलो। गु तियानई ने रोते हुए कांपती आवाज में कहा।
लेकिन मैंने वह सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। सब कुछ डूब गया। अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भी कर्ज चुकाने में लगा दूं तो भी वह काफी नहीं होगा। मैंने लियू शिंग की तरफ देखा। क्या तुम्हारा कोई लवर नहीं है? उससे कहो कि वह तुम्हारे लिए कुछ पैसे अरेंज करने में हेल्प करे। लियू शिंग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? मैं तो बस एक मामूली सैलरी पर काम करने वाला इंसान हूं। मैंने यहाँ 1 महीना भी पूरा काम नहीं किया है और मुझे अभी तक मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। मिस्टर गु, क्या यह सच में उतना ही सीरियस मैटर है जितना यह कह रहा है? शायद यह सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा है। लियू शिंग ने घो त्यानी को ऊपर उठाने की कोशिश की। उठिए, इसके सामने घुटने मत टेकिए, फर्श बहुत ठंडा है। लेकिन घो त्यानी ने उसे दूर धकेल दिया। मुझसे दूर रहो हस्बैंड। मैं कर्ज चुकाने के लिए अपने सारे एसेट्स दे दूंगी। मैं तुम्हारा एक एक पैसा धीरे धीरे चुका दूंगी। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे एक चांस दे दो। मुझे नई शुरुआत करने का एक मौका दे दो। मैंने कोल्डली कहा। तो तुमने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक क्यों किए और मुझे बिल पे करने के लायक भी नहीं छोड़ा? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बिना बिल दिए भागने के शक में मुझे पुलिस डिटेन कर लेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो बस तुम्हें डराना चाहती थी और भले ही मैंने तुम्हारे कार्ड सस्पेंड कर दिए थे, पर एंड में तुमने बिल पे कर ही दिया। तुम्हारे पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। मैं यानी श्याओ युक्सुआन ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक कैशियर मुझे नीची नजरों से देखेगा और पैसे न होने की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है और अब तुम एक सबक डिजर्व करती हो। यहाँ मेरे सामने भीख मांगने के बजाय कुछ तुम्हें एक अच्छा लॉयर ढूंढना चाहिए और अपनी सजा कम कराने की कोशिश करनी चाहिए। घो त्यानी का लाचार पिता जमीन पर बैठ गया क्योंकि वह जानता था कि मैं उस पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। लियू शिंग उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर घो, मुझे मत डराइए। मैं जानता हूं कि आप सबसे कैपेबल पर्सन हैं। आप इस सिचुएशन से जरूर बाहर निकल जाएंगी। घो त्यानी रोने लगी और डूबते को तिनके का सहारा समझकर लियू शिंग को पकड़ लिया। लियू शिंग, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल रहूंगा। मैं आपसे सच में लव करता हूं मिस्टर घो। ठीक है, फिर जो वॉच और ज्वेलरी मैंने तुम्हें पहले गिफ्ट की थी उसे निकालो और बेच दो ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। लियू शिंग का एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गया। मिस्टर घो, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? जो चीजें आपने मुझे गिफ्ट की थी उन्हें आप वापस क्यों मांग रही हैं? मेरी जगह इतनी छोटी है, वहां 2 लोग कैसे रह सकते हैं? भले ही आपके एसेट्स सीज हो गए हैं, पर आपके पेरेंट्स के नाम पर तो कुछ एसेट्स होंगे ही, है ना? हम बस आपके पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना हो, मैं आपके साथ हूं। उसके पेरेंट्स का घर? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? उसके पेरेंट्स के सारे एसेट्स भी सीज हो चुके हैं क्योंकि वे भी धोखे से कमाए गए थे। कोई गलतफहमी मत पालो। घो त्यानी अब लाखों के कर्ज में डूबी एक कंगाल औरत बन चुकी थी। लियू शिंग ने धीरे से घो त्यानी का हाथ छोड़ दिया। मेरे पास अब सच में कुछ नहीं बचा है। घो त्यानी हैरान रह गई। लियू शिंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि भले ही मेरे पास कुछ न बचे तुम कमबैक करने में मेरे साथ रहोगे? लियू शिंग गुस्से में खड़ा हो गया। तुम पर इतना कर्ज है और तुम्हें फेयू से निकाल दिया गया है, तुम कमबैक कैसे कर सकती हो? मैंने तो शुरुआत में सोचा था कि तुम एक डोमिनेटिंग सीईओ हो, तो तुम बस एक गोल्ड डिगर हो जो मर्दों के भरोसे रहता है। यंग मास्टर, तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तुम कोई डोमिनेटिंग सीईओ नहीं हो। तुम हमेशा ऐसा दिखावा क्यों करती हो? तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे फेयू तुम्हारी जागीर हो। घो त्यानी ने शौक में अपनी आंखें बड़ी करके देखा और धीरे धीरे जमीन से खड़ी हुई। लियू शिंग, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या मेरे लिए तुम्हारी सारी कोमलता सिर्फ मेरे पैसे और स्टेटस के लिए थी? लियू शिंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, कौन एक केपेबल वुमन ढूंढकर एक केयरफ्री लाइफ नहीं जीना चाहता? मैं लियू शिंग यंग एंड हैंडसम हूँ। ऑफ कोर्स मैं एक सोशल एलिट पार्टनर चाहता हूँ। मुझ जैसे इंसान को तो एक सीईओ होना चाहिए। लेकिन तुम इतनी नीचे गिर चुकी हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों तकलीफ झेलूं? एक बार जब तुम सफर करना शुरू करते हो तो उस सफरिंग का कोई एंड नहीं होता। मैं एक ऐसी वुमन की तलाश में हूं जो मुझे टॉप पर पहुंचाने में हेल्प कर सके, एक ऐसा ब्लैक कार्ड दे सके जिसे मैं अंतहीन स्वाइप कर सकूं, न कि कोई तुम्हारे जैसा जो मर्दों के भरोसे सोशल लैडर पर चढ़ता है और फिर सब कुछ भूल जाता है। घो त्यानी लियू शिंग द्वारा की गई इस इंसल्ट से पूरी तरह टूट गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में लियू शिंग की आंख पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम पाखंडी, तुमने मुझे सच में बर्बाद कर दिया। कैसा पाखंडी? मैंने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया है? जो चीजें तुमने मुझे दी हैं वे सब मिलाकर 1 मिलियन भी नहीं होती। घो त्यानी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने लियू शिंग को गर्दन से पकड़ लिया। मैं तुम्हें इस शेमलेस बास्टर्ड की तरह आसानी से भागने नहीं दूंगी। अगले ही सेकंड उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लियू शिंग को घो त्यानी ने टेबल के नीचे धकेल दिया। टेबल के कॉर्नर से उसके सिर का पिछला हिस्सा टकराया और वह तुरंत अनकॉन्शियस हो गया।
मैंने हेल्प के लिए कॉल किया और लियू शिंग को हॉस्पिटल ले जाया गया। गुओ तियानई को भी पुलिस ने इंटेंशनल इंजरी के आरोप में अरेस्ट कर लिया। 1 महीने बाद गुओ तियानई और मुझे हमारा डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। जल्द ही उसके एम्बेल्जमेंट केस की इन्वेस्टिगेशन भी एक नतीजे पर पहुंच गई। गुओ तियानई के सारे एसेट्स ग्रुप के लॉस को कॉम्पनसेट करने में यूज कर लिए गए, लेकिन वह पूरी तरह इंसॉल्वेंट थी और उसे 3 साल की जेल की सजा हुई। लियू शिंग भी कहीं गायब हो गया। बाद में मैंने सुना कि उसे कहीं जॉब नहीं मिली और उसके पेरेंट्स ने उसे वापस विलेज बुला लिया ताकि वह किसी के चेले से मैरिज कर ले और किसी दूसरे के बच्चे का स्टेप फादर बन जाए। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे डिवोर्स के उस काले साए से बाहर आ गया। एक क्लास रियूनियन के दौरान मैं अपनी हाई स्कूल की डेस्कमेट से दोबारा मिला। वह अब वॉल स्ट्रीट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाल रही है और एक रियल टॉप टैलेंट है। हमने कुछ समय तक डेट किया और फिर मैरिज कर ली। अब मेरी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। जैसे ही मेरी वाइफ और मैं एक मैटरनिटी स्टोर में बेबी प्रोडक्ट्स चूज कर रहे थे, मैंने फिर से वही जाना पहचाना चेहरा देखा। वह सड़क पर कचरा उठा रही थी। मेरी वाइफ और मैं बेबी प्रोडक्ट्स के साथ स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े थे। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली।